तो जैसा कि आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे उसमें बहुत सारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन कुछ ख़ास जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ऐसा टॉपिक हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं अभी। लिहाजा एग्ज़ाम देने से पहले इन सारे टॉपिक्स को आप लोग एक बार देख करके जाएँ, नहीं तो फिर कहीं अफसोस ना रह जाए कि अगर पहले देख करके जाते हैं तो कुछ फ़ायदा हो जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस का है आपका, उसको हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि प्रेसिडेंट जो है वो किन को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो किन को अपॉइंट करते हैं, तो कुछ नाम आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जितना भी स्टेट है, स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो अटर्नी जनरल है, तो अटर्नी जनरल को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला टॉपिक, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो कुछ 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, कुछ 4 मार्क्स का होगा, कुछ 6 मार्क्स का होगा। तो पहले हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सरबराह कौन होता है, हु इज़ द लीडर ऑफ राज्यसभा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में, इंडिया में जो है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। तो अपर हाउस का नाम है राज्यसभा और लोअर हाउस का नाम है लोकसभा। तो लोअर हाउस में जो हेड होते हैं, जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, वो होते हैं स्पीकर। और राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा में, जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं राज्यसभा में, वो होते हैं हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ पर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा कि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो दिल्ली में है, ठीक है। और अगला टॉपिक जो है, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, वो ये है कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं और अभी कितने मेंबर हैं। तो लोकसभा, जिसको हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं, ज़ेरे ईवान बोला जाता है उर्दू में, तो लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 552, 552 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में। और फिलहाल लोकसभा में 543 मेंबर मौजूद हैं, 543 मेंबर अभी फ़िलहाल हैं। तो अगला टॉपिक है कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIL। तो PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL क्या है। तो किसी भी पब्लिक के साथ अगर कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि वो कुछ अगर गलत हो रहा है, कुछ नहीं होना चाहिए था, तो उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। दूसरे के बेस पर, थर्ड पार्टी के तरफ से आप केस कर सकते हैं, जिसके साथ अगर कोई बुरा हो रहा है, या फिर अवामी भलाई के लिए, अवामी फलाह के लिए, या फलाह आम के लिए अगर आप कोई केस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं, जिसको PIL बोला जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है वेटो पावर, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वेटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो वेटो पावर क्या है, वेटो पावर का मतलब होता है रोकने का पावर। तो प्रेसिडेंट के पास जो है वेटो पावर क्या है, क्या रोकने का पावर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पार्लियामेंट के ज़रिए जो भी बिल पास होता है लॉ बनने के लिए, उस बिल को जब तक कि प्रेसिडेंट अपनी मंजूरी नहीं देते हैं, उस पर प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं, तो वो बिल लॉ नहीं बन पाएगा। तो लिहाजा प्रेसिडेंट के पास वो पावर होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिसके ज़रिए वो उस बिल को मंजूरी देने से मना कर सकते हैं, या फिर उस बिल को वापस पार्लियामेंट में गौर करने के लिए, उस पर डिस्कस करने के लिए वापस भेज सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह का जो पावर है, इसको बोला जाता है वेटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें वो बिल को साइन करने से मना कर सकते हैं, या फिर साइन उस बिल को वापस से पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, ताकि दोबारा उस पर और खोज किया जा सके, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और दोबारा उस पर डिस्कशन हो सके। तो ये है वेटो पावर। वेटो पावर का मतलब रोकने वाला ताकत। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो अगला टॉपिक हम लोगों का जो है वो है गवर्नर।
तो जैसे कि हम लोग पहले ही शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, तो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं गवर्नर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी, और जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन जजों को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो अगला टॉपिक जो है गवर्नर। तो ये तो समझ में आया कि जितने भी स्टेट हैं स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं। दूसरा ये है कि गवर्नर का कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होता है। ठीक है, सवाल अगर रहेगा कि व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ गवर्नर, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है किसी ख़ास सिचुएशन में, किसी ख़ास हालत में अपने ओन जजमेंट के बेस पर कोई इख्तियार अपने पास रखना और उसके हिसाब से फ़ैसला करना। तो इस तरह का पावर को बोला जाता है डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, हमको ये लगता है कि ये ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये होता है डिस्क्रिशनरी पावर। तो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, तो पहला तो ये है कि किसी नामुनासिब हालत में अगर जो है गवर्नर को ये महसूस होता है कि यहाँ पर सदर राज लगना चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए अगर किसी स्टेट में, तो उसके लिए रिपोर्ट भेजना, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजना, ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, सदर राज लागू करने के लिए किसी भी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजना, ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है। उसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं किनको, चीफ मिनिस्टर को। तो एक हम लोग एक हायरार्की समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को और गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। तो चूंकि गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, लिहाजा गवर्नर जो है ना चीफ मिनिस्टर से कानून साजी के मामलात पर या इंतज़ामी मामलात पर सवाल पूछ सकते हैं, उनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहा है, ठीक है, लॉ मेकिंग जो काम चल रहा है वो किस तरह का चल रहा है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन सीएम से पूछ सकते हैं गवर्नर। ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है। तो अगला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आरटीआई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर हो जाएगा आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन है आरटीआई का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइए आरटीआई का रिप्लाई करने के लिए क्या लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, क्या टाइम होता है, किस टाइम के अंदर आरटीआई का रिप्लाई करना ज़रूरी होता है। तो आंसर हो जाएगा कि आरटीआई जब किया गया था, जिस वक्त सवाल पूछा गया था, तो उस सवाल पूछने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ये आरटीआई का टाइम लिमिट है, टाइम बाउंड है कि 30 दिनों के अंदर आप लोगों को जो भी आरटीआई अप्लाई करते हैं उनको उसका आंसर मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, अब आरटीआई जो है वो हम लोग दोनों तरीक़े से पूछ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हम लोग आरटीआई कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मालूमात हासिल कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट से भी उसके जो उसके काम वगैरह हैं उसके रिलेटेड हम लोग मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोनों के लिए आरटीआई अप्लाई हो सकता है। अभी तो मैक्सिमम काम में आरटीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऑनलाइन हो चुका है, और स्टेट गवर्नमेंट्स में आरटीआई लगाने के लिए बहुत सारा जगह में जो है अभी भी ऑफलाइन चल रहा है। लिहाजा दोनों तरीक़े से हम लोग पूछ सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से। लेकिन इसका जो टाइम लिमिट है वो है 30 दिन। 30 दिन के अंदर आरटीआई का आपको जवाब मिल जाएगा। नॉर्मली काफ़ी पहले ही मिल जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो है 30 डेज़। तो ये हो गया है आरटीआई के बारे में। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या आरटीआई के तहत तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। आरटीआई के तहत आप हुकूमत के काम के बारे में, टेंडर के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, किसी पब्लिक रिकॉर्ड के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ आप आरटीआई के तहत मालूम कर सकते हैं। लेकिन आप जो है आरटीआई के तहत कहीं किसी जगह का सिक्योरिटी के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकते हैं, किसी पर्सनल प्राइवेसी के बारे में आप मालूमात हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्राइवेसी का मामला है, पर्सनल प्राइवेसी या फिर सिक्योरिटी का जो मामला है, तो इस तरह का जो चीज़ है, इस तरह का जो टॉपिक है, उसके बारे में आप आरटीआई के तहत मालूमात हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोगों का ये है, मतलब अगला क्वेश्चन ये है कि राइट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई। आरटीआई को क्यों लागू किया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ही आरटीआई को लागू किया गया है।
एक ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए RTI लागू किया गया है 2005 में। तो ये बताया गया है कि RTI के ज़रिए जो है आप किसी भी तरह का पब्लिक डोमेन में जो भी काम है, क्या काम चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आप जान सकते हैं। तो इससे एक हुकूमत और आवाम के दरमियान में एक ट्रांसपेरेंसी कायम होता है। इसके लिए RTI को लागू किया गया है। तो अगला जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो एक है 73rd अमेंडमेंट और एक है 74th अमेंडमेंट। तो पहला सवाल ये है कि ये कब हुआ था, 73rd अमेंडमेंट कब लागू हुआ था, कब जो है केम इनटू इफेक्ट, कब ये जो है इफेक्ट में आया था, और 74th अमेंडमेंट कब इफेक्ट में आया था। तो दोनों ही जो अमेंडमेंट है वो 1993 से ही इफेक्ट में आया हुआ है, लागू हो गया है। और डेट में थोड़ा फ़र्क है। जो 73rd अमेंडमेंट है वो असल में 24 अप्रैल 1993 से इफ़ेक्ट में आया है, और जो 74th अमेंडमेंट है, 74वां अमेंडमेंट, वो 1 जून 1993 से इफ़ेक्ट में आया हुआ है। अब इन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है 73rd अमेंडमेंट जो है 73वां अमेंडमेंट, इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है, और 74th अमेंडमेंट जो है इसमें म्यूनसिपलिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए 73rd अमेंडमेंट, जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है, और इसमें 3 टियर का पंचायती राज के बारे में बताया गया है। इसमें तीन टियर होगा। ठीक है, एक होगा ग्राम पंचायत लेवल यानी कि विलेज लेवल एक होगा, उसके बाद फिर एक हो जाएगा ब्लॉक लेवल, और एक हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो तीनों का अलग से नाम भी रखा गया है। जो विलेज लेवल में रहेगा, 3 टियर में जो विलेज लेवल में रहेगा उसका नाम है ग्राम पंचायत, और फिर जो ब्लॉक लेवल में रहेगा वो हो जाएगा पंचायत समिति, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहेगा उसका नाम है ज़िला परिषद। तो चाहे वो ग्राम पंचायत हो 73rd अमेंडमेंट, या फिर वो म्यूनसिपलिटी हो 74th अमेंडमेंट, दोनों ही को 5 साल के लिए लागू किया गया है। और दोनों ही में जो है 1/3 सीट जो है वो रिज़र्व कर दिया गया है वुमेन के लिए। ठीक है, यानी कि 1/3 सीट जो है 100 में से 33-34% जो है वो रिज़र्व किया गया है वुमेन के लिए, 1/3 सीट। ठीक है, तो ये दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट अगला टॉपिक। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है ना इतना ही टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से रिवाइज भी करना है, दोस्तों को भी बता देना है, ताकि सबका मैक्सिमम मार्क्स आ सके। एग्ज़ाम का मामला है। और इसके बाद जो है ना कुछ लॉन्ग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश करते हैं कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। देखते हैं, अगर बनेगा तो फिर आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा यहाँ से। ओके।